हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? क्या ही बोलूँ, मेरे साथ इस समय कुछ सही नहीं चल रहा है। एक तो मेरे इस चैनल के व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हैं और ना लाइक्स आते हैं, ना क्या ही बोल सकते हैं। और ऊपर से अभी 2 दिन पहले जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था पार्ट 10 फॉलन इन योर लव का, उसको यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है क्योंकि उनको लगता है कि मैंने कम्युनिटी गाइडलाइंस जो हैं उनके खिलाफ़ जा कर के उसमें स्टोरी को सुनाया था। ओके यार, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मतलब एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उनके चैनल्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं भी, लेकिन खैर जो होना था वो हो चुका है। और अब से मैंने ऐसा डिसाइड कर रखा है कि मैं अपनी स्टोरीज़ पर उस तरह के सीन्स, आप सब समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, उनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को वार्निंग मिली है यूट्यूब से कि मेरा चैनल भी जा सकता है, मतलब डिलीट हो सकता है परमानेंटली। ओके, तो आई होप कि आप लोग स्टोरी को एंजॉय करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे। और वैसे भी हम तो वांगशन की स्टोरी सुनने के लिए आते हैं ना, तो फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करिएगा। ओके, तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। और मैं मतलब जो पिछले पिछले पार्ट में मैंने जो भी आपको स्टोरी सुनाई थी उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी। ओके, क्योंकि उसमें वैसे सीन्स थे जिसकी वजह से मेरे चैनल पर प्रॉब्लम आई है। तो इसी वजह से मैं जहाँ पे वो स्टोरी मतलब पार्ट एंड हुआ था उसी करके कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगले दिन जब विंग की आँख खुली तो उसे अपनी बॉडी में बहुत तेज़ पेन महसूस हो रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। जब वो पूरी तरह से अपने सेंसेस में वापस आया तो उसने देखा कि वो बेड पर लेटा हुआ था और उसकी बॉडी पर अनगिनत लव बाइट्स के मार्क बने हुए थे। उन्हें देखकर विंग सोचने लगा, ये सब क्या है? मैं तो पार्टी में था, तो फिर मैं यहाँ। तभी उसको हल्की हल्की सी मेमोरीज़ याद आने लगी कि कैसे वांगजी उसे घर लेकर आया था और विंग ने वांगजी को अपने गले से लगा लिया था और वो उसे अपने से दूर जाने ही नहीं दे रहा था। ये सारी बातें याद आते ही विंग ने अपना फेस ब्लैंकेट में छुपा लिया और अपने आप से धीरे से बोला, ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं मिस्टर वांगजी से कैसे नज़रें मिलाऊंगा? क्या कहूँगा उनसे मैं कि मुझे क्या हो गया था? तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास बेड पर आकर बैठ गया था। विंग ने खुद को उस ब्लैंकेट में और ज़्यादा समेट लिया। वो बहुत नर्वस था, घबराया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि रूम में वांगजी के अलावा तो कोई और आया नहीं होगा। तभी वांगजी बोला, विंग, ब्लैंकेट से बाहर आओ। पर विंग ने तो मानो वांगजी की बात को अनसुना ही कर दिया था। ये देखकर वांगजी बोला, विंग, तुम बाहर आ रहे हो या फिर मैं तुम्हें खुद से बाहर निकालूं? विंग ने सुनकर घबरा गया और बोला, नहीं नहीं हस्बैंड, आप रुक जाइए, मैं ही बाहर आ रहा हूँ। ये कहते ही उसने जल्दी से अपना फेस बाहर निकाल लिया। विंग ने खुद को ब्लैंकेट में रैप कर रखा था। उसने देखा कि वांगजी उसको एक टक देखे जा रहा था। विंग का फेस रेड हो गया और उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए कहा, हस्बैंड, प्लीज़ आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी वांगजी ने उसका फेस अपने हाथों से पकड़कर अपनी तरफ किया और स्ट्रेट वे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग, क्या तुम्हें याद है कि वो कौन सा वेटर था जिससे कल रात तुम पार्टी में टकराए थे? ये सुनते ही विंग घबरा गया और चौंक भी गया। वो बोला, वो मुझे नहीं पता, ये आप क्या बोल रहे हो? क्योंकि वो नहीं चाहता था ना कि बात आगे बढ़े। वो फिर एक बार वांगजी से अपनी नज़रें चुराने लगा, पर वांगजी भी था ना, वो हार नहीं मानने वाला था। उसने विंग को जाने नहीं दिया और वो बोला, विंग,
मुझसे अपनी नज़रें मत चुराओ। मुझे सब पता है कि तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो। मुझे सब सच पता चल गया है, लेकिन मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि उस वेटर को तुम ही ने देखा था सही से, जिसने तुम्हारे ऊपर वाइन गिराई थी, और उसी के बाद तुम्हारे साथ ये सब हुआ था। कुछ याद आया कि और तुम्हें कुछ बताऊं? विंग आश्चर्य भरी नज़रों से वांगची की ओर देखने लगा और मन में बोला, मिस्टर वांगची, तो इनको तो सब याद है, लेकिन ये पिछली रात के बारे में मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? पता नहीं मैंने क्या क्या किया होगा। मुझे तो बस हल्का फुल्का ही याद है, कुछ याद भी नहीं आ रहा है। ये मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या ये मुझसे नाराज़ हैं? क्या बात है? हमारे बीच में पिछली रात जो कुछ भी हुआ था, क्या हो रहा है ये सब? विंग ने सोचा, क्या इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था? जब वांगजी ने विंग को कोई भी रिप्लाई ना देते हुए देखा, तो वो बोला, ठीक है विंग, अगर तुम मुझसे नहीं बताना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे जो वादा कर चुका हूँ वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। ये कहकर वांगजी बेड पर से उठने लगा। तभी विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हस्बैंड, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वांगजी ने बिना विंग की ओर देखे धीरे से उसके हाथ को प्रेस किया और मन ही मन वो बोला, सॉरी विंग, लेकिन मैं पिछली रात के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता हूँ। जब तुम खुद से मुझसे इस बारे में बात करना चाहोगे, तभी मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा। वो दोनों रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि शिचिन और लांचीरेन उन दोनों यानी कि विंग और वांगजी को घूर रहे थे। लांचीरेन बोले, वांगजी, तुमसे ऐसे बिहेवियर की हमें बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी। ये सब तुम क्या करने लगे हो? तुम्हें पता है ना कि पार्टी में इतने सारे इम्पोर्टेंट मेहमान थे, पॉलिटिशियंस थे और कितने सारे लोग थे, और तुम यूं बिना किसी को कुछ बताए ही पार्टी से चले गए। तुम्हें पता है सब लोग न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। वांगची, क्या अब किसी की भी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें? एक तो तुमने अचानक से बिना बताए हम सबको शादी कर ली, और ऊपर से तुम ये सब करने लगे हो। तभी शिचेन ने अपने अंकल को समझाया और कहा, अंकल प्लीज़ आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, स्ट्रेस मत लीजिए ज़्यादा। विंग लांचीरन से बहुत डरता था, इसलिए वो चुपचाप वांगजी के पीछे खड़ा हुआ था और सारी बातें सुन रहा था। तभी वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे हल्के से प्रेस करते हुए इशारों इशारों में कहा कि विंग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वांगजी उसके साथ है। शिचन ने किसी तरह से लांचीरेन को शांत कराया और कहा, वांगजी, मुझे बताओ कल क्या हुआ था जो तुम इतनी जल्दी में पार्टी से बिना किसी को कुछ बताए ही चले गए थे? और जब हमने शाओ शिंगचन से इस बारे में पूछा तो उसने बस हमसे इतना ही बोला कि विंग की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए तुम उसे लेकर घर वापस आ गए। वांगची, जो भी बात है मैं सच सच बताओ। अगर कोई परेशानी है तो भी तुम हमसे बताओ, हमसे कुछ मत छुपाओ, हम तुम्हारी फैमिली हैं। लांचीरेन गुस्से में बोले, शिचन, तुम वांगची का साइड मत लो। तुम्हें पता भी है कि कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था जिसके लिए पार्टी अरेंज करी गई थी। वांगजी और विंग के लिए वही वहाँ मौजूद नहीं थे। मैं तो सबको जवाब देते देते थक गया। बेचारी अमेलिया, वो कितना ज़्यादा बेसब्र थी विंग से मिलने के लिए, और वो विंग से बहुत सारी बातें कहना चाहती थी। लेकिन तभी वांगजी ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, अंकल, आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरा लाइफ पार्टनर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। हाँ, ये सच है कि विंग की तबीयत ख़राब हो गई थी, और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे उसे ले जाना पड़ा। मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं आप लोग को कुछ बता सकता।
सॉरी अंकल, आपको मेरी वजह से जो भी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा है मैं उसे ठीक कर दूंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट मैं लोगों के लिए अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी विंग प्रेग्नेंट है, आप सबको तो पता है ना अच्छे से ये बात। तो उसका तो मुझे बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। इतने दिन में पहली बार था जब वांगजी की बात सुनकर विंग की हार्ट बीट मानो स्किप सी कर गई हो। लांचरेन कुछ बोलने वाले थे, तभी शिचन ने बात को संभाला और वो बोला, वांगजी चलो अच्छा ठीक है, बहुत बातें हो गई, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। आज मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो अपने रूम में है। वांगजी का बिहेवियर आज काफ़ी चेंज था। विंग उसे देखकर काफ़ी शॉक्ड हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वांगजी है या कोई और। वांगजी ने अपनी प्लेट में कुछ भी सर्व नहीं किया और जितना भी ब्रेकफास्ट टेबल पर था उसे विंग की प्लेट में सर्व करने लगा। उसने विंग की प्लेट को पूरी तरह से भर दिया। ये देखकर विंग धीरे से बोला, मिस्टर वांगजी। तभी वांगजी उसकी तरफ घूर कर देखने लगा, क्योंकि उसने कहा था ना विंग से कि उसको हस्बैंड बुलाए। ये देखकर विंग धीरे से बोला, ओ सॉरी हस्बैंड, आपने मुझे इतनी सारी डिशेस क्यों सर्व कर दी हैं, मैं इतना सारा कैसे खा लूँगा। तभी वांगजी स्पून में एक डिश उठाकर विंग को खिलाते हुए बोला, विंग तुम्हें अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हें हमारे बेबी का भी अच्छे से ध्यान रखना है। मैं नहीं चाहता कि हमारा बेबी वीक हो। विंग को ज़बरदस्ती अपना माउथ ओपन करना पड़ा। वो मन ही मन बोला, ये मिस्टर वांगजी का दिमाग तो ठीक है ना, या कुछ हो गया है इन्हें। ये तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। लांचीरन को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और ऑकवर्ड फील हो रहा था, पर वो कर भी क्या सकते थे। वांगजी को देखकर कोई भी बोल सकता था कि वो पूरी तरह से विंग के प्यार में दीवाना हो चुका था। शिचन उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था। फाइनली उसके भाई ने थोड़ा बहुत अपने इमोशंस को शो करना जो शुरू कर दिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांगजी विंग को लेकर अपनी मॉम के पास पहुंचा, जो बेड पर लेटी हुई थी और अपने हस्बैंड की तस्वीर को देख रही थी, यानी कि वांगजी के फादर की तस्वीर को देख रही थी। विंग और वांगजी को आया हुआ देखकर उन्होंने जल्दी से मिस्टर लाल सिंह हेंगजुन की फ़ोटो को साइड टेबल पर रख दिया और बेड से उठने लगी। ये देखते ही वांगी जल्दी से उनके पास गया और बोला, मॉम प्लीज़ आप रेस्ट करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैडम लान ने विंग को देखकर कहा, बेटा विंग तुम इतनी दूर क्यों खड़े हुए हो, यहाँ मेरे पास आओ। विंग ने उन्हें ग्रीट किया। तभी मैडम लान ने उसे और वांगजी को अपने गले से लगाते हुए कहा, थैंक गॉड, अब मुझे मेरे इस दुनिया से जाने का कोई अफसोस नहीं होगा। यह सुनते ही वांगजी अपनी मॉम की तरफ देखने लगा और वो बोला, मॉम ये आप कैसी बातें कर रही हैं, आप ठीक हो जाओगी, मैंने बोला है ना आपको, आप ठीक हो जाओगी। वांगजी की आंखें नम हो गई थी, पर उसने अपने आंसुओं को बहने नहीं दिया। मैडम लान ने वांगजी का हाथ विंग के हाथ में देते हुए कहा, विंग बेटा, मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। मुझे नहीं पता है कि अब मेरे पास कितनी सांसें बाकी हैं, लेकिन मेरा ये जो बेटा है ना वांगजी, ये कभी अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता है। प्लीज़ विंग बेटा, अब तुम इसका साथ कभी भी मत छोड़ना। ये तभी मैडम लान को खांसी आने लगी। कुछ मिनट्स बाद उनकी कंडीशन कुछ नॉर्मल हुई। वांगजी तो बहुत ज़्यादा घबरा गया, तो उसे तो लग रहा था कि अब डॉक्टर को ही बुलाना पड़ेगा। लेकिन अब मैडम लान की कंडीशन पहले से काफ़ी स्टेबल हो गई थी। तभी उन्होंने वांगजी से बोला, बेटा सामने जो ड्रॉअर है उसे ओपन करो। ये सुनकर वांगजी बोला, मॉम प्लीज़ आप अभी रेस्ट करो ना, हम इस बारे में बाद में देख लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। लेकिन मैडम लान ने ज़िद करी तो वांगजी को ड्रॉअर ओपन करनी ही पड़ी। उसमें से एक उसमें एक फिनिक्स शेप्ड पेंडेंट था, जो कि सिल्वर चेन में पड़ा हुआ था। वांगजी ने उसे लाकर अपनी मॉम को दिया। मैडम लान ने उस पेंडेंट को बहुत प्यार से निहारते हुए कहा, पता है तुम्हें वांगजी, ये तुम्हारे डैड ने मुझे शादी के बाद पहला गिफ्ट दिया था। उन्हें पसंद था, मैं इसे जब गले में पहनती थी। ये फिनिक्स पेंडेंट लान फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। मैं चाहती हूँ वांगजी कि अब तुम इसे विंग को अपने हाथों से पहनाओ। ये सुनकर वांगजी बोला, मॉम क्या आप भूल गई कि डैड ने हमारे साथ क्या किया था, वो आपको। तभी मैडम लान की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने बोली, वांगजी
प्लीज़ प्लीज़ बेटा, अपने डैड को गलत मत समझो, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और तुमसे शिचन से भी। कुछ मजबूरी रही होगी उनकी। वांग जी कुछ और बोलने वाला था, तभी विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से कहा कि वांग जी और कुछ ना कहे। विंग आगे बढ़ा और उसने मैडम लान के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, थैंक यू मॉम, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इसे पहन सकूं। तभी उसने वांग जी की ओर देखते हुए कहा, हस्बैंड प्लीज़ क्या आप मुझे ये पेंडेंट पहनाएंगे। वांग जी चौंक गया और बोला, विंग तुम। तभी विंग ने मैडम लान के हाथ से वो पेंडेंट लिया और वांग जी के पास उसे लेकर गया। वांग जी की आंखें नम थीं। विंग बोला, हस्बैंड प्लीज़ आप इसे मुझे पहना दीजिए। वांग जी ने कांपते हुए हाथों से वह पेंडेंट अपने हाथ में लिया और उसे विंग को पहना दिया। विंग उसे पहने पहने मैडम लान के पास गया और बोला, मॉम मेरे ऊपर ये कैसा लग रहा है। उसे देखकर मैडम लान बहुत खुश हो गई और बोली, विंग बेटा तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। मेरा बेटा सच में कितना लकी है ना जो तुम उसे मिले।